मिटिगेटिंग कॉमन थ्रेट्स। ओके, तो लाइक हमने कॉमन थ्रेट्स जो हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, बचना है उनसे कैसे, ठीक है। फिजिकल इंस्टॉलेशन, लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिजिकल इंस्टॉलेशंस को सेव करेंगे फिजिकली, ठीक है। लाइक रूम लॉक, ताला लगा दिया, नो एक्सेस फ्रॉम द सीलिंग, कोई छत से नहीं आ सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक आप बायोमेट्रिक्स में रेटिना स्कैन आ सकता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैन आ सकता है, हैंड ज्योमेट्री आ सकती है, पम्प स्कैन आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। कि आपने जो है उसके बाद फिंगर स्कैन लगाया हुआ है, अंगूठा रखते हैं और वो आपके आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और चला जाता है, ठीक है। इस इन तमाम बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर ना सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो रेटिना स्कैन है, जो आपके आँख का रेटिना स्कैन करती है, ठीक है। और सबसे जो लो लेवल टेक्नोलॉजी है जिसकी फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा है, जो गलती कर सकता है, वो है वॉइस रिकग्निशन, ठीक है। कि वॉइस रिकग्निशन आपकी जो सी है कोई भी आपकी वॉइस बना सकता है, गो कि वो इतना आसान नहीं है उसको सरकमवेंट करना, मगर फिर भी सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टीवी कैमरा, यानी आपने रिकॉर्डिंग चला रहे हैं तो आपने कैमरे लगाए हुए हैं कहीं पे, तो आपको पता चल रहा है कौन आपके डाटा सेंटर्स के अंदर आ रहा है। इसमें मेनली नेटवर्क सिक्योरिटी तो हर फील्ड में आती है, मगर इसमें मेनली आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी या डाटा सेंटर की सिक्योरिटी डिस्कस हो रही है। एच वैक, ह्यूमिडिटी वेंटिलेशन एंड एसी से पता नहीं क्या बनता है, एंड क्लाइमेट है मेरे ख्याल में, ह्यूमिडिटी वेंटिलेशन एंड क्लाइमेट मेरे ख्याल में, ठीक है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ठीक है। एच वैक लगी हुई है, एच वैक की फैसिलिटी है कि एयर कूलिंग भी है, हीटिंग भी है। अगर बाहर की कंट्रीज़ में तो कोल्ड और वार्म ऑयल्स और सारी ड्रामेबाजी, मगर मेनली इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है आपने, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिस तरह आपकी बिजली की तार है वो नेटवर्किंग की तार के बिल्कुल साथ ना जा रही हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कि आपकी जो फ्लोरिंग है वो एंटी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो ताकि करंट ना पड़े या आपके कैपेसिटर्स या छोटे जो सर्किट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब वो कंप्यूटर या आपके किसी डिवाइस को कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपको एंटी स्टैटिक जो सी आपने स्ट्रिप पहनी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा करंट होता है दैट कैन इवन डिस्ट्रॉय द आईसीज, ठीक है। यूपीएस एंड बैकअप जनरेटर, आपके पास यूपीएस होना चाहिए और जनरेटर होना चाहिए इन केस अगर बिजली चली जाए। पाकिस्तान है तो बहुत लाजमी है वो, पर हर डाटा सेंटर के अंदर होता है। कॉन्सोल कनेक्शन एंड लॉग्ड इनटू एनी कॉन्सोल पोर्ट, ठीक है। 007, 007 वही जेम्स बॉन्ड, आपने फिल्मों में देखा होगा, जेम्स बॉन्ड जाता है किसी डाटा सेंटर के अंदर और वो वहाँ पे एक अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है और वो पासवर्ड ब्रेक करके और पता नहीं क्या कुछ कर लेता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी कर सकते हो अगर आप किसी डिवाइस के पास फिजिकली हो। अगर आप किसी नेटवर्क राउटर या किसी नेटवर्क स्विच के पास फिजिकली हो और आपके पास कॉन्सोल एक्सेस है, कॉन्सोल एक्सेस पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉन्सोल पोर्ट दिखाई थी जिसमें रोल ओवर केबल यूज़ होती है, तो आप भी पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पासवर्ड रिकवरी के नाम पे आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा। बल्कि मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो लिंक भी दिखा दूंगा कैसे रिकवर करते हैं, ठीक है। वैसे हमारे सीसीएनए में है वो, ठीक है। एक नोट मैंने लिखा हुआ है, लॉक इज़ नॉट अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। जो आपने लॉक लगाया होता है ना वो प्रिवेंट नहीं कर सकता चोरी को, ठीक है। जिसने चोरी करने आना है उसने जेन बना के आया होना है कि भाई उसने ताला तोड़ना है आके, ठीक है। तो ये आपकी भूल है कि अगर आप सोच लो कि ताला जो सा उसे रोक लेगा, सो यू हैव टू पुट सम मोर कंट्रोल्स इन इट। ताले के साथ आपने अलार्म लगाया हुआ है तो जिस तरह ताला टूटे अलार्म बजे शायद भाग जाए। लाइट जलाई होगी, लाइट ऑन हो जाए अगर कोई भी मोशन सेंसर टाइप की चीज़ें हो, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द मार्केट के भाई आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर लें और उसको उससे आपको सिक्योरिटी मिल सके। तो डिपेंड्स कि आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने खुद अपनी वैल्यूएशन करनी होती है कि आपका कितना डाटा है और उस डाटा को की वैल्यू कितनी है और उसको सेव कितना करना है, उसको सेव करने पे कितने पैसे लगाने हैं। ये ना हो आपने एक बाइसिकल सेव करने के लिए जो से हैं वो 10,000 रुपये के ताले खरीद लें, ठीक है। तो आपको खुद एवेल्यूएशन करनी होती है कि कितना डाटा है और कितनी आपने सेविंग करनी है। आगे चलते हैं। रेकोनाइसेंस अटैक, डिस्कवर एंड मैपिंग ऑफ सिस्टम टू गैदर इंफॉर्मेशन। जब आप कोई भी हैकर अटैक करने से पहले रेकोनाइसेंस अटैक करता है, आपके नेटवर्क को स्निफ कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा होता है। लाइक कोई मैंने जो बताया था गली में बंदा खड़ा होकर देख रहा है कि आप कितने बजे जाते हो कितने बजे आते हो, ठीक है। इंट्रूडर लुक्स फॉर द वल्नरेबल सर्विसेज। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका जो घर का फ्रंट का दरवाज़ा है ना,
वो तो बहुत सेफ है, सामने से घर बिल्कुल किला लगता है। मगर पिछले वाली सड़क से आपका जो बैकयार्ड या पिछला गार्डन है, आपके घर के पीछे गार्डन है, ठीक है, उधर एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिस पे छोटी सी आपने कुंडी लगी हुई है, और उस कुंडी के ऊपर जो को इजीली खोला जा सकता है, ठीक है, तो वो आपके घर की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। या आप कह लो कि अगर आप पड़ोसी के घर पहुंच गए हो जो इतना सेफ नहीं है, तो उसकी छत आपकी छत से मिलती है, वो आपकी छत पे आ सकता है, ये एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, या जब भी कोई कोड लिखा जाता है या कोई सॉफ्टवेयर आता है मार्केट के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती है, उसके अंदर कोई कमी बेशी रह जाती है, जिसे आप कमी बेशी कह सकते हो, ठीक है। और हैकर को जब वो पता चल जाता है तो वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। कोई मेरे पास एसेट है, लाइक मेरा सिस्टम है, वो मेरा एसेट कहलाता है, उसके अंदर कोई कमी या बेशी आ जाती है, वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है। कोई हैकर उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है तो वो एक्सप्लॉइटेशन कहलाती है, और वो वल्नरेबिलिटी मेरा रिस्क बन जाती है, ठीक है, कि मैं कितना वल्नरेबल हूँ। अगर मेरे घर में घुसने के 4 रास्ते हैं, 3 तो मैंने बहुत सेफ किए हुए हैं, एक खुला है, तो मेरा रिस्क कम है। अगर मेरे घर में घुसने के 4 रास्ते हैं, 2 बहुत सेफ है, 2 वल्नरेबल है, तो मेरा रिस्क हायर हो गया, ठीक है। लाइकलीहुड एक और टर्म यूज़ होती है कि उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। यानी मेरे घर के जो 2 दरवाजे कमज़ोर हैं, यानी एक छत से आया जा सकता है और एक बैकयार्ड से आया जा सकता है पिछले रास्ते से, तो अब इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चोर आएगा। अगर आप किसी गांव में रहते हैं जिसमें हर एक बंदा दूसरे का ख्याल रखता है, तो पॉसिबिलिटी कम है, लाइकलीहुड कम है, कि लाइकलीहुड कम है कि ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर मैं गांव में रह रहा हूँ जिसमें कम आबादी है, हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है, ठीक है, लाइक मस्जिद में कोई बंदा नहीं आया तो आपको पता चल जाता है यार वो बीमार है, ठीक है। तो आपके घर में अगर 2 रास्ते ऐसे हैं जिससे बगैर ताला तोड़े आया जा सकता है, तो मैं कहता हूँ कि लाइकलीहुड कम है कि वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो। अगर आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, बल्कि आप साथ बस स्टॉप के पास भी रह रहे हैं, बस स्टेशन के पास आप कह लो, ठीक है, जहाँ हर बंदा आता जाता है, स्ट्रेंजर, आपको पता ही नहीं है कौन सा बंदा है, ठीक है, तो लाइकलीहुड ज़्यादा है कि वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाए, ठीक है। तो उसमें मैंने अब इन्वेस्टिगेट नेबरहुड को भी कवर कर दिया कि भाई आपने चेक करना है कि भाई पड़ोसी आपका देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है या क्या नहीं, ठीक है। एक्सेस अटैक, एक्सेस अटैक क्या, ये भी कवर हो गया कि उसने पहले रिकग्नाइजेंस की, उसने पता कर लिया ठीक है ये घर है, चारों साइडों पे फिर फुर के पड़ोसियों के घर से भी देख दूख के सारा उसने सीन बना लिया, उसे पता चल गया क्या है। उसके बाद उसे पता चल गया जी छत से आ सकता है, तो अब वो छत से जब आपके घर के अंदर दाखिल हो जाएगा, इसका मतलब उसने उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया। तो हैकर क्या करता है, हैकर आपके नेटवर्क में आता है, आपके तमाम सर्वर्स देखता है, तमाम सर्वर्स देखने के बाद उनमें से उसे एक ऐसा सर्वर मिल जाता है जो में कोई वल्नरेबिलिटी होती है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ये बात हम लोग कर रहे थे बीच में मिस हो गई, तो उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी है कोई गलती आ जाए, तभी माइक्रोसॉफ्ट थोड़े अरसे बाद सर्विस पैक भेज रहा होता है। वो सर्विस पैक आपके पैचेज होते हैं। पैच की एग्जांपल घर वाली एग्जांपल से कैसे मैच होगी कि थोड़े अरसे बाद आपको पता चलता है यार ये जो पड़ोसियों की दीवार से बंदा आ सकता है छत से, आप दीवार बना देते हो बीच में एक, ताकि अगर पड़ोसी के घर से कोई आए तो वो दीवार फलांग के आए। फिर थोड़े अरसे बाद आप कहते हो नहीं यार इस दीवार के ऊपर ना वो शीशा लगा देते हैं, वो कटा हुआ शीशा नहीं पाकिस्तान में लगा हुआ होता दीवारों में, वो। तो दीज आर सॉर्ट ऑफ पैचेस, आपने पैच कर लिया, अब आपका घर स्ट्रांग हो गया, आपके घर में वल्नरेबिलिटी कम है। गो के फिर भी साथ वाला पड़ोसी गड़ा खोद के सुरंग बना के आ सकता है, मगर पॉसिबिलिटी कम है। क्या वो इतनी मेहनत करेगा, आपके घर में सोना नहीं है, क्या वो इतनी मेहनत करेगा? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आ जाते हैं पासवर्ड अटैक। अगर किसी ने आपका पासवर्ड ब्रेक करना होता है ना, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिपीटेड अटैम्प्ट्स, कि अटैम्प्ट कर रहा है, ठीक है, काशिफ का पासवर्ड है काशिफ 123, ABC 123, पाकिस्तान 123, कोई भी, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक पासवर्ड को क्रैक करने का सबसे आसान और सबसे प्रोसेसर इंटेंसिव प्रोसेस है। वो क्या होता है कि ब्रूट फोर्स में
ABC, ABD, ABEF सारे कम्बिनेशन ट्राई करता है। उसको कितना टाइम लगता है, कितना अरसा लगेगा, डिपेंडिंग कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिया हुआ है। ये हमारा एक आखिरी पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? मिनिमम वो 8 करेक्टर्स का हो, उसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, उसमें स्पेशल करेक्टर भी हो, उसमें नंबर्स भी हो, ठीक है। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, इन तमाम रिपीटेड अटैम्प्ट और ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए डिसेबल ऑन अनसक्सेसफुल लॉगिन्स, कि आपने अगर MCSE पढ़ोगे या CCNA में भी हमारे पास शायद ऑप्शन आए कि अगर कोई आपके सिस्टम को 4 दफ़ा इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड दे तो आपका यूज़र का अकाउंट ही लॉक कर दे। फिर वो यूज़र जो से अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाए और उससे कहे कि भाई मेरा अकाउंट लॉक हो गया, तो वो दोबारा उसे इनेबल कर दे और फिर यूज़र को बताए कि यार आपका अकाउंट लॉक हुआ, तो आप इसको चेंज कर लो। एक टर्म कहलाती है पासवर्ड्स के अंदर, ये काफ़ी अरसे से आ गई अब तो मार्केट के अंदर, इस कार्ड OTP, वन टाइम पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड हर दफ़ा चेंज होता रहेगा। उसकी एक एग्जांपल ये है RSA सिक्योर ID। ये एक डोंगल टाइप की कोई चीज़ होती है, ये आपका लाइक कीचेन है, ठीक है। इसके ये साइड पे टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। ये टाइमर हर एक एक सेकंड के बाद ना ये गिरना शुरू हो जाता है। जिस तरह ये लाइक 1 2 3 4 5 है ना, तो लाइक 5 या 7 सेकंड के बाद ना ये यहाँ पे जो पासवर्ड आ रहा है ना, इसको चेंज कर देगा। हर 5 सेकंड में, हर वक्त चलता रहता है। इसकी लाइफ होती है, जब आप ये खरीदते हो ना RSA से, तो RSA बताता है इसकी लाइफ जो सी है ना 1 साल है। 1 साल के बाद आपको RSA से दोबारा खरीदना पड़ता है। ये आपका वन टाइम पासवर्ड है, इसके लिए सिस्टम लगता है, RSA का सर्वर लगता है। ये वन टाइम पासवर्ड है कि आपका पासवर्ड हर वक्त चेंज होता रहता है। अगर आपने मेरा ये पासवर्ड देख लिया एक दफ़ा एंटर होते हुए कि मैंने अभी पासवर्ड एंटर किया 159759, तो अगली दफ़ा जब मैं लॉगिन करूँगा तो ये पासवर्ड ये नहीं होगा, अगली दफ़ा कोई और होगा। इस पूरे की चेन या इस पूरे डोंगल या इस पूरे को क्या कहते हैं, RSA की स्ट्रोक या जो भी आप कह लो, ठीक है। नॉर्मली इसे हम RSA का फोब भी कहते हैं, FOB, ठीक है। ये जो है RSA का टोकन या फोब, टोकन भी टर्म्स यूज़ होती है, OTP टोकन, RSA टोकन। RSA एक ब्रांड है, कंपनी नेम है, ठीक है। तो इसकी ये खासियत होती है कि ये जो नंबर जनरेट कर रही है ये 6 डिजिट के, ये पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर 159759 दोबारा जनरेट करे। ये इसकी खूबसूरती है, ठीक है। ये जितने भी नंबर जनरेट कर रही है पूरे 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर दोबारा जनरेट करे, ठीक है। तो इसे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हो, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत खुश हो रहा है जब मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये आप नेटवर्किंग के अंदर कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक, ठीक है, और उसका पहला चैप्टर खोलो तो यही होगा, आपका वास्ता इससे पढ़ना। ये आप आज समझ लो, मैं समझा दूं तो ये मेरी और आपकी कामयाबी है। वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना, हमारी और आपकी कामयाबी जैसे दीन में है, बेशक दीन में है। तो ये जी नेटवर्किंग सीखने की पहली और आखिरी का सीढ़ी जो है ना, एक कामयाबी इसी में है कि आपको ये OSI रेफरेंस मॉडल समझ आ जाए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI ना एक ISO इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की ना सब कैटेगरी है जो ये स्टैंडर्ड्स बनाती है। आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्री के आगे ISO सर्टिफाइड होती हैं, ठीक है। क्या होता था जब 1980s की बिगनिंग में, जब नेटवर्क्स बनने शुरू हुए, हर कंपनी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और नेटवर्क्स बनाने शुरू किए उन्होंने। लाइक यूनिक्स वालों ने अपना नेटवर्क बनाया, मैकिनटॉश वालों ने अपना बनाया, एक और कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना नेटवर्क बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करते थे, लाइनिक्स यूनिक्स के कंप्यूटर आपस में काम करते थे, मैकिनटॉश के आपस में कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। अब मसला ये हुआ जब इन्होंने ये सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की, नहीं हुआ, क्योंकि हर बंदे ने ना अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद अलहदा बनाई हुई थी कि अगर एक कंप्यूटर से डाटा निकलेगा तो दूसरे कंप्यूटर तक डाटा मैं इस तरीके से पहुंचाऊंगा, मैं इस तरीके से, मैं इस तरीके से। तो जब वो सिस्टम्स आपस में बात करते थे तो वो बात नहीं कर सकते होते थे, उनके लिए फिर एक एक्सपेंसिव गेटवेज लगाने पड़ते थे, ओल्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा क्यों ना हम सब दुनिया में जितने लोग हैं कोई भी एक ऐसी डिवाइस बनाए जिसने नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना हो, नेटवर्क भी छोड़ दो, जिसने कम्युनिकेट करना हो, और वो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करेगी, ठीक है। तो वो 1984 के अंदर ना, वो सारे 1984 के अंदर सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक फ्रेमवर्क बना दिया, एक प्रोसीजर बना दिया, एक मॉडल बना दिया
जिसे कहते थे OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ठीक है, अब ये क्या, आप ये सोच रहे हो कि APSTNDP क्या लिखा हुआ है, ये आपको स्लाइड के बाद समझ आएगी। ठीक है, आई होप ये मेरी आखिरी स्लाइड हो। तो एक स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई ना, आपको सारा कुछ समझ आ गया। ठीक है, अगर स्टोरी ना समझ आई तो फिर आप ये वीडियो दोबारा देख लें। मैं आप आई विल ट्राई टू गिव इट माई बेस्ट शॉट। ठीक है, अच्छा जी, हमारी एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर ना ये कोई 7 लोग काम करते हैं। सबसे टॉप पे जो भाई साहब है ना, उनका नाम है एंड्रयू। ठीक है, ये पाकिस्तानी नहीं है, इन्हें उर्दू भी नहीं आती। ठीक है, उन एंड्रयू साहब की जो सेक्रेटरी हैं वो है परवीन। परवीन के साथ जो काम करते हैं उनका नाम है सीमा, और नीचे तनवीर, नवीद, डेविड और पीएम। ठीक है, तो ये एंड्रयू साहब है ना, इन्होंने एक दूसरी कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको कोई लेटर लिख के भेजना है। तो इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिख दिया, मगर ये साहब जो से हैं वो जर्मन है और उन्होंने जर्मनी में लिख दिया लेटर। अब उन्होंने ये लेटर अपनी सेक्रेटरी को दे दिया। उन्होंने कहा ये जी जो दूसरी कंपनी के साथ मैंने बात करनी है ना, उनको ये लेटर भिजवा दो, ये फाइल भिजवा दो। लाइक से 100 कागज़ों पे 100 पेजेस पे उन्होंने कोई चीज़ लिख के भेज दी। ठीक है, एक फ़ाइल प्रिपेयर कर दी, मगर वो जर्मनी में थी, जर्मन लैंग्वेज में थी। परवीन बीबी ने क्या किया, उस फाइल को लिया और उसको ट्रांसलेट कर दिया। किस लैंग्वेज में, उसे पता है दूसरी कंपनी में इंग्लिश चलती है या उर्दू चलती है। ठीक है, उन्होंने उस लेटर को क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया परवीन बीबी ने। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सीमा को कहा कि हमारे ये जो एक कॉन्फिडेंशियल फाइल है 100 पेजेस की, ये जारी है और आप दूसरी कंपनी के सेक्रेटरी को बता दो कि हमारा बंदा जुमेरात को या जुमे को शाम 6 बजे 5 बजे आपके पास फाइल लेके आ जाएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। इन सीमा बीबी ने ना दूसरी कंपनी को कहा कि जी हमारा बंदा आ रहा है और उसके पास ये फाइल होगी और आपने ले लेनी है। ठीक है, सारी अपॉइंटमेंट सेट कर दी। अब यहाँ से आगे जो ना, तनवीर साहब के पास फाइल आई। तनवीर साहब ने कहा कि जी ये फाइल है, और इन्होंने देखा कि ये अगर फाइल जो सा है ये लेके जा रहा है, जो भी बंदा लेके जाएगा, और वो जाते हुए गटर में गिर गया तो 100 के 100 पेजेस गटर में गिर जाएंगे, या कुछ भी हो गया, चोरी हो गया तो 100 के 100 पेजेस गिर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये चक्कर नहीं है, इस फाइल को ना 4 पीसीज में डिवाइड कर दो। 25 पेजेस की एक फाइल, 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 जाके 4 फाइलें। अगर एक भी फाइल ज़ाया होती है या कोई ख़राब होती है तो हमें दोबारा डॉक्यूमेंट ना प्रोड्यूस करना पड़े, फिर हमें सिर्फ 25 पेजेस ही प्रोड्यूस करने पड़े। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया, सेगमेंटेशन कर दी, यानी 100 पेजेस को उठा के 25-25 के चंक्स बना दिए, 4 किताबें बना दी, और अब वो 4 किताबें आगे नवीद साहब को पकड़ा दी। नवीद साहब ने कहा जी ये हमारे पास से जा रही हैं, तो उन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया 2, और फ्रॉम में उन्होंने कर दिया नवीद साहब ने कि भाई हमारी तरफ से जा रही है, और 2 के अंदर उन्होंने दूसरी कंपनी का एड्रेस लिख दिया, और उसके ऊपर बता दिया कि भाई जो भी बंदा लेके जा रहा है उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन चिट लगा दी, भाई तुम ऐसा करना कि वो पुल वाली साइड से ना जाना, क्योंकि ये सिक्योर डॉक्यूमेंट है और ट्रैफिक भी जैम है वहाँ पे, तुम दूसरे रास्ते से चले जाना। और उन्होंने फाइल उठा के डेविड को दे दी। डेविड साहब ने ना अपनी सील लगा दी कि रास्ते में अगर पीएन जोन सा है, जो भी पीएन लेके जा रहा है, वो अगर दूसरी कंपनी के साथ मिल गया या किसी तीसरी कंपनी के साथ मिल गया और वो खोलने की कोशिश करे तो हमें पता चल जाए फाइल खुली हुई है। ठीक है, और दूसरी कंपनी को पता है कि अगर ये सील टूटी हुई है तो वो लेगा नहीं। ठीक है, और उन्होंने वो जो फाइलें हैं वो उठाई और पीएन को दे दी। ठीक है, वो एक पीएन लेके जाता है चारों फाइलें, या चार डिफरेंट पीएन्स लेके जाते हैं, वो डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, और उसने उठाई वो फाइल लेके चलेगी। अब दूसरी कंपनी में उसने पीएन को दी, पीएन ने अब दूसरी कंपनी की तरफ जा रही है। पहले यानी ये ट्रैफिक यहाँ से निकली, एंड्रयू साहब ने लेटर लिखा और ये यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब पीएन साहब के पास पहुँच गई दूसरी कंपनी के। दूसरी कंपनी के पीएन ने उठाई फाइल और डेविड को दे दी। डेविड ने देखा कि सील बरकरार है उसकी सील तो नहीं ब्रोकन। उसने कहा नहीं ब्रोकन। आगे गई वो नवीद साहब के पास। नवीद साहब ने देखा दूसरी कंपनी के नवीद साहब ने कि ये किस कंपनी से आई हुई है। अच्छा ये उस कंपनी से आई है, और उसका जो 2 का एड्रेस है जिस कंपनी की तरफ जानी थी वो हमारी ही कंपनी है। उसने देखा हमारी ही कंपनी है। उसने कहा ठीक है। उसने उठाई और आगे तनवीर साहब को दे दी। तनवीर साहब ने कहा ये चारों फाइलें हैं, मगर ये एक्चुअली एक ही फाइल का पार्ट है। उन्होंने चारों फाइलें उठाई और मिला के एक फ़ाइल बना दी। ठीक है, जिस तरह वो चली थी शुरू से। अब वो 100 पेजेस की एक फ़ाइल बन गई। वो 25-25 पेजेस पे नहीं रही, बल्कि 100 पेजेस की हो गई।
ठीक है। और वो आ गई सीमा साहिबा के पास। सीमा साहिबा ने कहा ये 100 पेजेस की फ़ाइल कहाँ से आई है जी? फ़लाँ कंपनी से आई है। अच्छा, उनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट आना था? हाँ आना था। ठीक है, समझ आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये आना था क्योंकि उनकी सेक्रेटरी ने मेरे से बात की थी। अब इन बीबी परवीन बीबी ने उस दूसरी कंपनी के अंदर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट देखा और उन्हें अंदाज़ा हो गया ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट जो सा है ये तो इंग्लिश में है, मगर हमारा बॉस जो सा है रातों रात चेंज हो गया, वो अरबी आ गया, तो मुझे अरबी में ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। उन्होंने उठाई, उसे अरबी में ट्रांसलेट किया और अपने एंड्रयू साहब को दे दी। वो एंड्रयू अरबी थे, वो के नाम नहीं मिलता। ठीक है, ये सारी स्टोरी है। ये समझ आ गई तो बहुत अच्छा है, नहीं आई तो दोबारा रिवर्स करके देखो, मैं दोबारा नहीं बता रहा। एक क्विक रैपिड राउंड देता हूँ। एंड्रयू साहब ने इंग्लिश जर्मन में लिखी, परवीन ने उसे ट्रांसलेट किया, सीमा ने अपॉइंटमेंट बनाई, तनवीर ने उसको सेगमेंट किया, नवीद ने उस पर टू एंड फ्रॉम लगाया, डेविड ने उस पर सील लगाई, पीएन ने उठाया और वहाँ पे भेज दी। ठीक है, और इसका ऑपोजिट सीक्वेंस वहाँ पे दूसरी साइड पे हो गया। ठीक है, अब ये मैं नाम हटा के आपको एक नेमिंग कन्वेंशन देता हूँ ये। ठीक है, ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर और पी से फिजिकल लेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर वो होती है जब आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला हुआ है ठीक है, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, आपने उस पर लिखा जी ये फाइल उठाओ और यहाँ से वहाँ भेज दो, या आपने याहू के हॉटमेल या याहू या हॉटमेल से एक फ़ाइल डाउनलोड करनी शुरू कर दी। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया? आपकी जो इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ थी उसको ज़ीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट कर दिया, या कंप्रेशन थी या इनक्रिप्टेड थी तो उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कंप्रेस है तो डीकंप्रेस कर दी, इनक्रिप्टेड है तो डीक्रिप्ट कर दी। ठीक है, सेशन लेयर ने क्या किया? सेशन रिस्टोर कर दिया। उसने कहा अच्छा, आप हॉटमेल में पहले अथेंटिकेट लॉगिन हुए थे, इसका मतलब आप वही बंदे हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड एरर कंट्रोल भी करती है और सेगमेंटेशन भी करती है। ठीक है, इधर मैंने सेगमेंटेशन नहीं लिखा हुआ, दो के सेगमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और नेटवर्क लेयर क्या करती है? अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और तमाम जो राउटिंग का काम किया। ठीक है, पुल वाली साइड से जाना, दूसरी साइड से ना जाना, या दूसरी साइड पर ट्रैफिक जाम है, ये सारा कुछ। ये आपको कुछ इशारा दे रहा है आपको ये क्या चीज़ है? कि ये बता रहा है कि कहाँ से कहाँ पे जाना है। हमारे जो राउटर्स होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास CCNA में क्वेश्चन आएगा कि राउटर OSI की कौन सी लेयर पे काम करता है, तो आपने बताना है कि वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है और इस लेयर का नंबर है 3। नंबरिंग, सॉरी मैं बताना भूल गया, नंबरिंग नीचे से ऊपर की तरफ चलती है 1 2 3 और टॉप लेयर का नंबर होता है 7, लेयर 7। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। डाटा लिंक लेयर ने क्या करना है? एरर डिटेक्शन करना है। एरर डिटेक्शन क्या? वो जो सील लगी हुई है कि रास्ते में किसी ने सील तो नहीं खोली, या ब्रोकन तो नहीं है, कहीं सरकमवेंट तो नहीं हो गया कि भाई उसने वो लेके गया और रास्ते में वो फाइल उसने खोल के एक थर्ड पार्टी को बेच दी और उसके बाद फिर दूसरी कंपनी को ला के दे दी। और फिजिकल लेयर क्या? गरीब बंदा पियन है बेचारा, उसने फाइल उठाई और लेके चला गया। फिजिकल लेयर पे नॉर्मली आपका लैन कार्ड या नेटवर्किंग कार्ड होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, स्टोरी याद रहे तो सारा कुछ याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू मेमोराइज। अब सवाल ये पैदा होता है आपने याद कैसे करना है? ये बस ब्रेन की शक्ल याद रख लें, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, एक फ्रेज है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड अ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये जुमला याद रखना है अब आपने। ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, पी से फिजिकल लेयर। ठीक है, वही एंड्रयू साहब, सीमा साहब और ये आखिर में पीएन साहब। ठीक है, और हमारा राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे। अगर आपने जवाब दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो मार पड़ेगी। 1 2 और 3 मैं नहीं मारूंगा, ज़माना मारेगा आपको। ठीक है, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे क्या काम हो रहा था? वो आपका टू एंड फ्रॉम का एड्रेस देख रहा था और आपको बेस्ट रास्ता बता रहा था जिसमें आपको ट्रैफिक जैम ना मिले। ठीक हो गया, ये सारा कुछ हो गया। APSTNDP जिस तरह मर्जी याद रखें, आपके अपने तरीके हैं। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ये बेस्ट तरीका है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं, अक्सर बुकों पे भी शायद लिखा हो, मगर इसको नहीं बता रही होती है ऐसे ऐसे टोट के, ये आपने खुद याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। TCP/IP स्टैक। अच्छा जी, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से बोलना शुरू करूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स, कि हम लोगों ने अगर
दो कंपनियों ने आपस में एक दूसरे के साथ बात करनी है या कम्युनिकेशन करनी है, हमने एक प्री डिफाइंड रूल बुला लिए। अच्छा यार, हम अगर यूं कहें तो इसका ये मतलब है, अगर हम यूं करें तो इसका ये मतलब है। टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, और वो जो सा है एक प्रोटोकॉल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, इसलिए उसे टीसीपी/आईपी स्टैक कहते हैं, कुछ लोग उसे टीसीपी/आईपी स्वीट भी कहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं। जो मेनली दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो है टीसीपी और आईपी, और टीसीपी के साथ एक और प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है यूडीपी। अब प्रोटोकॉल्स की दो टाइप्स होती हैं मेनली, मेन सब कैटेगरीज में, उसमें होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, ठीक है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस की मैं एग्जांपल देता हूँ से, फिर कहानी आ गई। अब आज कहानियों का दिन है, ठीक है। तो मेरे पास मेरा एक दोस्त आया हुआ, ठीक है, और मैं उसने वापस लाहौर जाना है। मैं सरगोदा से, तो सरगोदा की एग्जांपल दूंगा। तो उसने उसे कहा कि भाई मिला, आके मेरे से मिला, मिलने के बाद उसने कहा जी मैंने वापस लाहौर जाना है, और मैं जो सा था मैं मसरूफ़ था, तो मैंने अपने, मेरे पास दो तरीके हैं अब उसे मैं डेवो टर्मिनल तक कैसे पहुंचाऊं, ठीक है। मैंने उसे कहा यार तू ऐसा कर, यहाँ से निकल, ये चिंगची या रिक्शा जो सा है, चिंगची बड़े दिनों बाद बोला, चिंगची या रिक्शा पकड़ और जो सा है वहाँ पे नूरी गेट पहुँच जा। नूरी गेट से दूसरा चिंगची या रिक्शा पकड़ना और वो तुझे डेवो टर्मिनल पे उतार देगी, ठीक है। ये एक वे है उसे वहाँ डेवो टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए। दूसरा तरीका ये है, बल्कि दूसरे तरीके से पहले मैं बताता हूँ, कि जब मैंने उसे बताया कि यहाँ से तूने चिंगची या टांगा पकड़ना है और तूने नूरी गेट जाना है, नूरी गेट से दोबारा दूसरा चिंगची पकड़ना है और फिर वहाँ तूने डेवो टर्मिनल उतर जाना है, तो क्या मैं आधे घंटे बाद अपनी घड़ी देख के यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त डेवो टर्मिनल पहुँच गया होगा, या मैं 4 घंटे बाद अपनी घड़ी देख के ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यार वो लाहौर पहुँच चुका होगा। 2.5 घंटे लगते हैं सरगोदा से लाहौर जाने में, ठीक है, चलो 3 घंटे बाद मैं कह दूँ कि भाई वो लाहौर पहुँच गया, नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट या कोई कंफर्मेशन नहीं आई, ठीक है। कोई पता नहीं बेचारे गरीब ने वो चिंगची उल्टी साइड का पकड़ लिया, वो उसे कि सिला वाली साइड पे ले गई हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं कहता हूँ यार सबर कर, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, मैं अपने एक कज़न को कहता हूँ कि भाई मोटरसाइकिल निकाल या गाड़ी निकाल, इसको डेवो टर्मिनल छोड़ के आ। तो वो उसको अपने साथ बैठाता है और डेवो टर्मिनल छोड़ के आता है और वापस आके मुझे बताता है भाईजान मैं उसे छोड़ आया हूँ, ठीक है। तो मुझे यकीन हो जाएगा यार वो बंदा डेवो टर्मिनल पहुंच गया, आगे से डेवो लेके जाए या ना लेके जाए वो अलग स्टोरी है, ठीक है। तो क्या दो किस्म की कम्युनिकेशंस होगी, एक ये कि मैंने उसे भेज दिया, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके चला जा बस तू, बाकी देखी जाएगी, ठीक है, पहुंच गया, नहीं पहुंचा ना पहुंचा, ठीक है। तो वो हुई कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, ठीक है। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, मैंने कहा भाई यहाँ से निकल के चला जा, ठीक है, चला गया, मगर मुझे पता नहीं है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। वो 1 महीने बाद उसकी अम्मा का फ़ोन आया, भाई पुत्र हमारा आया था सरगोदा, वो किधर चला गया, तो फिर आपको पता चलेगा यार वो तो पहुंचा ही नहीं होगा बेचारा, ठीक है। फिर आप ढूंढते फिरोगे कि यार वो लास्ट टाइम किसने कहाँ देखा था, ठीक है। दूसरा कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, कि आपको पक्का पता है आंटी वो तो डेवो पहुंच गया था, ठीक है, कनेक्शन एक्नॉलेजमेंट आई। मगर कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन में नुकसान क्या है या डिसएडवांटेज, या आप उसको कह दो ओवरहेड क्या है, कि आपको अपना एक बंदा यूज़ करना पड़ेगा, वो जाएगा, वो उसे वहाँ छोड़ेगा, फिर वापस आएगा, ठीक है, पेट्रोल लगा, पैसे ज़्यादा लगे, जो भी चक्कर है, रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हुए। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन के अंदर रिसोर्सेज कम कंज्यूम होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल यूँ ली जा सकती है कि मेरा कज़न उसे लेके गया, लेट हो गए, डेवो निकल गई, वो उसे वापस ले आया, ठीक है, क्यों, क्योंकि डेवो निकल गई, अब अगली डेवो कल जाएगी तो वो कल जाएगा, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज़, तो हमारा जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि टीसीपी/आईपी जो प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है, मगर इसमें ओवरहेड्स होते हैं, वो डाटा उठाता है, दूसरी जगह पहुंचाता है, वापस आकर हमें एक्नॉलेजमेंट देता है कि डाटा पहुंच गया, अब अगला डाटा दो। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन क्या होती है, मैं डाटा फेंकता रहता हूँ, ठीक है, कॉन्टीन्यूस डाटा फेंकता रहता हूँ, डाटा वहाँ मिले ना मिले मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ से कॉन्टीन्यूस डाटा फेंकता रहता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि मेरे रिसोर्सेज कम, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम कंज्यूम हो रही है, ठीक है। ये जो आपकी वॉइस की कम्युनिकेशन होती है ना नेटवर्क के ऊपर, वो हमेशा यूडीपी बेस्ड होती है, क्योंकि वॉइस में आप रीट्रांसमिशन नहीं करवाते, ठीक है।
रीट्रांसमिशन से क्या मुराद कि मैंने आपको एक जुमला कहा हाउ आर यू 3 पैकेट्स में बन के गया, हाउ पहुंच गया, आर नहीं पहुंचा, यू पहुंच गया। अब दूसरे बंदे ने हाउ और यू सुन लिया और आर जोन सा है वो पहुंचा नहीं, बीच में करप्ट हो गया, और वो वॉइस वाला कहता है दोबारा भेजो, और भेज दिया, तो जुमला क्या बन जाएगा, हाउ यू आर। ठीक है, गो के वो जुमले का सेंस बन रहा है मगर रीट्रांसमिशन होती नहीं है वॉइस के अंदर। आपने देखा है जब आप मोबाइल पे बात भी कर रहे हो तो अगर कोई बीच में पैकेट ड्रॉप हो गया वो लफज का, तो वो दोबारा सुनाई नहीं देता आपको लफज ना, क्योंकि वो सुनाई देने लग जाए तो पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ हो जाए, वो जुमला कहाँ से कहाँ बन जाए। तो इन शॉर्ट ये कि यूडीपी जो सा है वो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करता है और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें आपको एक्नॉलेजमेंट मिले, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। ठीक है, बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स हैं जो कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस है करते हैं, मगर टीसीपी आईपी स्टैक में मेन 2-3 प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हुआ ये कि OSI ने आपको एक स्टैंडर्ड बना दिया एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स का। तो TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट इस 7 लेयर्स को सब डिवाइड करके 4 लेयर्स बना देती है। वो कहती है जी मेरी एप्लीकेशन लेयर जो सी है ना वो सारे के सारे काम करेगी जो आपकी ये 3 बंदे कर रहे थे। रिसेशन आ गया ना तो उस TCP IP ने ना उस OSI लेयर वाले काम को एक बंदे को दे दिया। उन्होंने कहा जी हम ऐसा सेक्रेटरी रखेंगे, ये ऐसा कंपनी का CEO रखेंगे जिसे ना सेक्रेटरी की ज़रूरत है और ना वो जर्मन लैंग्वेज बोलता है, वो जी अंग्रेज़ी उर्दू सारा कुछ बोल लेता है, वो खुद ही कॉल करके सेशन भी बना लेगा, दूसरी कंपनी के डायरेक्टर को कहेगा मेरा बंदा पहुंच जाएगा। ठीक है, उसने काम वो सारे कर रहा है मगर उसने उस पूरे के पूरे जो लेयर है उसको एक एक नाम दे दिया एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, OSI का एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, लाइक एक कंपनी है वो कहती है जी हमने ये 7 चीज़ें फॉलो कर रही हैं, मगर उसने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है ये आप 7 काम 4 बंदों से लो या 6 बंदों से लो या 12 बंदों से लो। ठीक है, TCP IP ने क्या किया, जिन्होंने TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक बनाया उन्होंने ये 3 फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन लेयर में डाल दी। ट्रांसपोर्ट वाला काम जो तनवीर भाई जो काम करते होते थे वो जो सा उन्होंने उसी बंदे के हाथ रहने दिया, और नेटवर्क का जो काम करते थे जिस पे यानी राउटर हमारा काम करता था वो इंटरनेट उस लेयर को दे दिया, और डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स को नेटवर्क एक्सेस लेयर दे दिया। ठीक है, यानी आपको OSI समझ आ गया, तो ये वही काम कर रहे हैं मगर कम बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, रिसेशन आ गया। ठीक है ना, पाकिस्तान में वो कहते हैं ना सेक्रेटरी भी हो टेलीफोन ऑपरेटर भी हो ये सारा काम करे। ठीक है, तो इस तरह के काम हो गया। TCP IP ने OSI लेयर मॉडल को अपनी तरीके से 4 सब लेयर्स में डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, कोई परेशानी की बात नहीं है। 7 लेयर्स की 4 लेयर्स बन गई, काम वही हो रहे हैं सारा कुछ। शुक्रन, मेरा गला दुख गया। ठीक है, तो अगली प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो देखता हूँ मैं कब हिम्मत कर सकता हूँ। मैं वादा नहीं करता कि मैं कल करूँगा क्योंकि उसमें IP एड्रेसेस और बहुत बोलना पड़ेगा। तो अभी मैं जाके स्ट्रेपसिल्स लेता हूँ, तो फिर बाद में मिलते हैं, और आप लोग सब दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।